आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है। आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है। ऐसा समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आप लोगों का इतिहास का MCQ का महातांडव वाला वीडियो आ गया है। यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस कराऊंगा बस आप लोग इतना कर लीजिए, इतिहास के MCQ क्वेश्चंस में इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए फटाफट डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर्स का जो भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस है हम लोग फटाफट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पहले हम लोग इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पहले मतलब MCQ करा देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब जिससे 2022 में क्या क्या पूछा गया है, मतलब जिससे अभी 2024 चल रहा है इससे पहले क्या क्या पूछा गया पहले हम लोग इसको देख लेंगे। हो सके 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, खैर उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। देख लो भाई, फटाफट देख लो, फटाफट एकदम लेट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। देख लो, आगे चलो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी ने किया था। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहां से, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, और लोहा का कोई साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। धोलावीरा का खोज किसने किया है, तो RS बिष्ट ने किया है, इनके रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी ने किया था। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का प्रमाण कहाँ मिला, तो कालीबंगान। देखो भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा, क्योंकि देखो ये 2015 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला, तो कालीबंगान बोलो या फिर कालीबंगा बोलो, कालीबंगा बोलो चाहे कालीबंगान बोलो, दोनों का मतलब सेम टू सेम एक ही चीज हुआ, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको बोलेंगे, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम बोलो, सिर्फ कनिंघम बोलो या फिर ए कनिंघम बोलो, ए कनिंघम बोलो, भाई कुछ भी बोलो, बात एक ही हुआ। कनिंघम बोलो, अलेक्जेंडर कनिंघम बोलो, ए कनिंघम बोलो, सबका मतलब क्या हुआ, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर 12 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है, और ये सिंधु, ये सिंधी भाषा का शब्द है, याद रखना, ये सिंधी भाषा का शब्द है, इस चीज को भी आप याद रखना। आगे देखो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने किया है। डाकियार यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था, तो लोथल से। कहां से प्राप्त हुआ था, लोथल से, लोथल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मृतकों का टीला किसे कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई, तो 1921 में। 1921 में हड़प्पा का खोज होता है और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो यह आपका प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहां से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखो, सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण बना हुआ होता था, तो तांबा या फिर कांसा का बना हुआ होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने किया था, तो यह किया था जॉन मार्शल ने। किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो इसका सबसे बड़ा नगर हो जाएगा। और यहाँ पर हल का प्रमाण मैंने आपको बता दिया कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका जुड़वा राजधानी। निम्नांकित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो सेलखड़ी हो जाएगा, सेलखड़ी इसका आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था, तो नगरपालिका जैसा था। कैसा था, नगरपालिका जैसा। कुछ विद्वान बोलते थे कि ये व्यापारी वर्ग के हाथों में इनका शासन था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, तो त्रिभुज के आकार का बोलो या फिर त्रिकोण के आकार का। त्रिभुज के आकार का भी बोल सकते हो या फिर त्रिकोण के आकार का भी आप बोल सकते हो। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा। लोहा का कोई प्राप्ति नहीं हुआ, मतलब लोहा को उन लोगों को ज्ञान नहीं था। हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या किसके गुणक का व्यवहार करते थे, तो 16 का, मतलब 16 का वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में मिला है, याद रखना, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो 1784 को हुआ है, 1784 को हुआ है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो,
सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो उत्तरी सीमा को बोला जाता है मांडा। उत्तरी सीमा को क्या बोला जाता है? मांडा बोला जाता है। देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। पूर्वी सीमा को बोलेंगे हम लोग आलमगीरपुर, पश्चिमी सीमा को बोलेंगे सुतका केंडोर, और उत्तरी सीमा को मांडा, दक्षिणी सीमा को दायमाबाद। याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, आगे देखो। आगे हमारे पास क्या है कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये लोग शहद का प्रयोग करते थे। किसका? शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई लोग नीला लाजवत मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये सोर्तुगई जो कि अफगानिस्तान में है, यहाँ से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो दक्षिणी भारत से प्राप्त करते थे। कहाँ से? दक्षिणी भारत से प्राप्त करते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास। कपास का उत्पादन ये लोग बहुत अधिक मात्रा में करते थे। कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका, भाई देख लो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये माना जाता है आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। लोथल हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। ईंट हो जाएगा इसका आंसर। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो मेलुहा। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। लोथल की खोज किसने की है? तो S.R. राव यानी कि शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने क्या है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है भाई? खेतड़ी याद रखना आपका राजस्थान में है। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त करते थे। कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त करते थे। धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? तो 1990, मतलब ये 1990-91 के आसपास हुआ है। R.S. बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने क्या है इसका खोज। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे लोग सोना किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। हड़प्पा टीले हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। हड़प्पा टीले। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैसन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो राखालदास बनर्जी ने किया। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मेके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल चक्की वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मेके हो जाएगा। आगे आ जाओ। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो एक सिंधी भाषा का शब्द है। मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आगे देखो। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में करवाया था। हड़प्पा हो जाएगा। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव जी हो जाएगा। शिव इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य इसके अंदर नहीं आता है, बाद में सब आता है। ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जॉन्स ने किया था। याद रखना किसने किया है? विलियम जॉन्स ने किया है। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? तो 1921 में। कब? 1921 में किया गया था। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा, देखो भाई थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, सुधार लेना आप लोग। गोदीवाड़ा वो होगा। ठीक है, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? तो लोथल से। लोथल हमारा कहाँ है? तो लोथल हमारा गुजरात में है। लोथल हमारा कहाँ है भाई? तो गुजरात में है। आगे देखो। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिम उत्तर भाग में। पश्चिम उत्तर भाग हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922 को मिला था। कब मिला था? 1922 को। आगे आ जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? तो मोहनजोदड़ो में मिले थे। कहाँ पे मिले थे? मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। आगे देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है राजा किसानों नगर। इसमें हम लोग देखते हैं एक करके क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध। मगध हमारा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और टोटल हमारा 16 महाजनपद था। इस बात को भी आप लोग याद रख लेना। टोटल कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद था हमारा। आगे क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 होती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य बोलो, चाणक्य बोलो, विष्णुगुप्त बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? तो इसको बोला गया है गणतंत्र बोला गया है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, जनपद मतलब होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं। 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ये किससे? चांदी के भी बने होते थे, तांबे के भी बने होते थे। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी तो उदयभद्र द्वारा। उदयभद्र को उदयन भी बोला जाता है। और 3 नदी, ठीक है, देखो गंगा, सोन, पुनपुन,
पुनपुन को गंडक भी बोला जाता है, पुनपुन को गंडक 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 भी बोला जाता है। तो ये 3 नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना हुआ था। किसने किया था? उदयन ने किया था, या फिर आप उदयभद्र बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय बोलो या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलो, दोनों का मतलब सेम टू सेम है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। देखो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। देखो भाई, चंद्र चांद, चांद केट होता है, एक होता है, एक हो गया, मतलब ये पहला शासक हो गया। बिंदु, दू से दू आ रहा, दू यानी दो, दूसरा शासक बिंदुसार हो गया। अशोक, अशोक को लिखेंगे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो अशोक लिखेंगे पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे 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 करेंगे, ठीक है। और देखो पहले हम लोग 3 लिखते थे, तीसरा शासक हो गया। अशोक क्या हो गया? तीसरा शासक। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप हमेशा से याद रख सकते हो भाई, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, आप कर लोगे। आगे देखो, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने किया था। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? तो अशोक था, अभी मैंने आपको बता दिया। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा हो गया अशोक और अंतिम शासक हो गया बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन हो गया यहाँ पर? बृहद्रथ हो गया हमारा यहाँ पर अंतिम शासक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। आगे देखो, आगे देखो, महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। सबसे बड़ा महाजनपद मगध हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर मगध की राजधानी राजगिरी बोलो, गिरिब्रज बोलो, पाटलिपुत्र बोलो, कुछ भी बोलो। कौशल की राजधानी था श्रावस्ती, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक और वज्जी की राजधानी वैशाली। ये सब देख लेना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो कुमारगुप्त ने किया है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखो, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। जैविक वैद्य किस वंश के काल में था? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, आगे देखो, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो रुद्रदामन ने कराया था। किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। क्वेश्चन 19, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर कराया था? तो गंगा, सोन, पुनपुन, पुनपुन को गंडक भी बोला जाता है, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त को जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है यहाँ पर कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन। नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त बोला जाता है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त। और ये जो है ना, ये जो है अगर आप देखोगे तो ये सातवाहन वंश ने शुरू किया था और एक्चुअल में सातवाहन वंश का जो है हमारा नानाघाट अभिलेख उसमें मिलता है, ठीक है। नानाघाट अभिलेख में मिलता है, लेकिन प्रभावती गुप्त में भी मिलता है। और ये इसमें जो नानाघाट में मिलता है, इसमें ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जाता था। भूमिदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो सातवाहन काल का है। आगे देखो, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये एरन में मिला है, एरन सागर में मिला है, ठीक है। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो ये मिलता है 13वें जो 13 नंबर का जो शिलालेख है उससे पता चलता है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों की संख्या 33 है, शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभलेखों की संख्या 6, गुहालेखों की संख्या 3। अशोक का जो शिलालेख है इसको खोजा गया 1750 में पादरेडी फेंथलर के द्वारा और सबसे पहले पढ़ा गया है इसका जो अभिलेख है 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और अशोक का जो 7वां अभिलेख है सबसे लंबा है। मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ हो जाएगा, स्तंभ इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने किया था, अभी मैंने आपको बता दिया। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? तो हरिसेन ने किया है, हरिसेन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो फाहियान भारत आया था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल ये स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आगे देख लो, अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। कौटिल्य की कृति है, कौटिल्य ने क्या लिखा है? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने ही लिखा है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किसमें? तो प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है, हरिसेन है, अभी मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है? उदयन। उदयन को उदयभद्र भी बोला जाता है। कहाँ पे क्या है मैंने आपको बता दिया। तो गंगा, सोन, पुनपुन यानी गंडक नदियों के संगम पर। नवरत्न के शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये दरबार में रहते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। कालिदास हो जाएगा इसका आंसर। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका आंसर। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया है? तो अशोक ने किया है, ठीक है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष क्या होता है? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान होता था। देखो भाई मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा चेस्ट में थोड़ा पेन कर रहा है, ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है।
धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने किया था। या फिर धम्म की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने किया है। अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र का रचना चाणक्य ने किया है और इंडिका का मेगास्थनीज ने। आगे देखो, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो राष्ट्रकूट राजवंश ने कराया है। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने किया है? तो मौर्य राजवंश ने किया है, अशोक ने किया था। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो ये 102वें अध्याय में देखो महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का जिक्र है। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो विचित्र विधि हो जाएगा। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सब के सब हो जाएंगे। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का, और भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा। ठीक है, और ये दोनों का पुत्र का नाम घटोत्कच। आगे देखो, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो ये गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो 5 पांडव का। ठीक है, मतलब अर्जुन, नकुल, सहदेव सब के सब हो जाएंगे। और 5 पांडव में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। ये जो आप लाइन देख पा रही है श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो दूसरे अध्याय में वर्णित है ये। ठीक है, आगे देखो, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, सबने, इन सभी ने किया है। ठीक है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। गंगापुत्र किसे कहा गया है? तो यहाँ पर भीष्म पितामह को गंगापुत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो, आगे है कि ब्रह्मवंशीय सतवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस राजवंश के साथ जोड़े? तो शक वंश के साथ जोड़ा था। ठीक है, महाभारत की किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो शांति पर्व में मिलता है। आगे देखो, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो देखो भाई, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें ना हर एक वर्ण का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन अगर देखा जाए तो देखो, ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति का है, ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति का होता है, लेकिन उसमें सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, आप टेंशन मत लो। तो आप यहाँ पे ब्राह्मण के ऊपर टिक कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ पर सबसे ऊंची जाति का है, इसीलिए उसको ऊंचा रखा जा सकता है। चंडाल अस्पृश्य से माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था, ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? ये कथन है आपका फायान का। किसका है? फायान हो जाएगा। दुर्योधन की माँ का नाम गांधारी। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो ज्ञानेश्वर हो जाएगा। ज्ञानेश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुआ है। महाभारत की रचना किसने किया है? तो वेद व्यास ने किया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो उसमें भी 8 प्रकार के ही विवाह का उल्लेख है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी 18 ही है। आगे देखो, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो महाभारत हो जाएगा। रामायण की रचना किसने की है? तो वाल्मीकि ने किया है। मनुस्मृति के रचयिता थे तो कौन हो जाएंगे? मनु हो जाएंगे। मनु इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य हो जाएगा। कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ का नाम कुंती हो जाएगा। भीम की पत्नी कौन थी? तो हिडिंबा इसका पत्नी का नाम हो जाएगा। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे, तो यहाँ पर कौन थे? भीष्म पितामह शामिल थे। एक्चुअली में कौरव की ओर से थे दुर्योधन थे, उसके 99 भाई थे, भीष्म था, द्रोणाचार्य था, कर्ण था, शकुनी था और बहुत सारे लोग शामिल थे। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। सबसे छोटा कौन था? आप नीचे कॉमेंट करके बता देना मुझे। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, क्षत्रिय होता राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, उसी को क्षत्रिय बोलेंगे। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन का पुत्र था। इसके बाद अगला चैप्टर होता है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। पहला कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, स्तूप का संबंध है तो बौद्धों से, यानी कि बौद्ध धर्म से ही इसका संबंध है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? तो ऋषभदेव हो जाएगा। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान हो जाएगा महावीर के बचपन का नाम। किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल पेड़ के नीचे हुआ था। सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? राजस्थान शहर में स्थित है। आगे देखो, कुछ समरी है, देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव है और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर हमारे पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व वैशाली बिहार के पास कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। इनका वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। और माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजया, प्रियदर्शना। ज्ञान प्राप्ति हुआ है जुम्बिक ग्राम में। वृक्ष किस वृक्ष के नीचे हुआ है? साल वृक्ष के नीचे। और मृत्यु हुआ है इनका पावा में। ठीक है, जैन संगतियां हैं। प्रथम जैन संगति स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई है। बौद्ध धर्म का बात करें तो संस्थापक है महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध, जो भी बोलो। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र, ठीक है, पुत्री लिखा गया है यहाँ पर, पुत्र बोलना, पुत्र का नाम राहुल। ज्ञान प्राप्ति हुआ है बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और यहाँ पर मृत्यु हुआ है इनका कुशीनगर में। आगे देखो,
बौद्ध संगतियां, इसका मैं ट्रिक आपको बहुत ही जल्दी दे दूंगा, टेंशन मत लो। प्रथम बौद्ध संगति हुआ है राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ है वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगति हुआ है पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, चौथा जो बौद्ध संगति है कुंडल वन में हुआ है कनिष्क के शासनकाल में। आगे आ जाओ, आगे कुछ क्वेश्चन से देख लो। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। सूत पिटक में देखो, सूत पिटक जो होता है ना, ये त्रिपिटक का भाग है। मतलब त्रिपिटक में तीन चीज होता है, त्रिपिटक में तीन चीज होता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो सूत पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और त्रिपिटक, ये सब के सब बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, अभी बताया गया आपको। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में हुआ था। जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी हो जाएगा इसका आंसर। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, प्रथम क्या प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ था? तो नालंदा हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे? तो बौद्ध धर्म से इसका हो जाएगा संबंध। हिनायन एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ये भी बौद्ध धर्म से इसका संबंध हो जाएगा। स्तूप किससे संबंधित है? ये भी बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो जमाली से हुआ था, जमाली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत उन्होंने जोड़ दिया था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली में हुआ है। ठीक है, कुंडलवन वैशाली में इनका जन्म हुआ है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। आगे देखो, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ है? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। वेदों की संख्या कितनी? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हो जाएगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? तो अश्व घोष ने किया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, मुक्ति के 3 सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसको त्रिरत्न बोला जाता है। सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ हमारे उत्तर प्रदेश में है। आगे देखो, सांची स्तूप की खोज किसने किया है? तो जे टेलर ने किया, जनरल टेलर जिसको बोलेंगे। 1818 में क्या है? ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे इन लोग पहले। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजा होने लगा। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी तो ये सबके, एच कोल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, सब। ठीक है, इनमें से सभी की हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? रायसेन में ये स्थित है। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे कौन थे? तो ये सबके सब हो जाएगा, इनमें सभी। आनंद एवं उपाली, ठीक है, ये सब के सब हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखो, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्या है? सल्लेखन या फिर कायाकलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो जैन धर्म में है। नाथुमणि का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से है। कालिदास, भावभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से? ये शैव मत से है। भावभूति के मालती माध्यम में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो कपालिक का। कादंबरी उपन्यास की स्थापना किसने किया है? तो बाणभट्ट ने किया है। बाणभट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पाशुपत संप्रदाय का उन्होंने उल्लेख किया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? तो बोधगया में प्राप्त होता है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। देखो, यहाँ पर दिगंबर मतलब होता है वैसे साधु जो नंगे रहेंगे, मतलब कुछ भी नहीं पहनेंगे। और श्वेतांबर साधु कैसे होते हैं? मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। ठीक है, क्या वीर शैव या फिर लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो बासबन्ना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखो, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो 84,000 स्तूप बनवाए थे इन्होंने। ठीक है, हिनायन पुस्तकें किस भाषा में लिखी हुई है? तो पाली भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। यहां से हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये आए थे मोहम्मद गजनी के साथ। कहीं कहीं पर मोहम्मद गजनी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर गजनवी लिखा रहता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला वाला, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। आगे देखिए, अब इब्न बतूता जो थे ना वो किस देश के यात्री थे? तो मोरक्को इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये मोरक्को के यहाँ पे यात्री थे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। आगे चलिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो ये अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा था। आगे देखिए, किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, दोनों का मतलब सेम टू सेम हुआ। किताब उल हिंद बोला जाए या फिर तहकीक ए हिंद बोला जाए, ये किसका यात्रा वृतांत है? तो ये अलबरूनी का है। किसका है? अलबरूनी का है। आगे आ जाओ, आगे देखो, आगे जो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा।
किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का मिलता है। किसका मिलता है? इब्न बतूता का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आ जाओ। मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत लिखा था। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि ये अलबरूनी को लेकर है। पहला है कि अलबरूनी जो है ये मध्य एशिया के ख्वारिज्म का निवासी था। अलबरूनी का जो जन्म है आधुनिक उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। ख्वारिज्म क्या है? तो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है ये किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद में मिलता है। मतलब इसके यात्रा वृत्तांत का नाम है किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद। आगे चलो भाई, आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है? अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत जो है ये अरबी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद हमारा आता है इब्न बतूता। अगर हम लोग इब्न बतूता के बारे में बात करें तो इब्न बतूता अफ्रीका के प्रसिद्ध यात्री थे। ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इब्न बतूता का जन्म 24 जनवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के तेंजिनियर नगर में खानाबदोश जाति में हुआ था। खानाबदोश मतलब वही जो होता है गुलगुलिया सब जिधर इधर उधर घूमते रहता है। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत किताब उर रहला में मिलता है। देखो रहला, किताब उर रहला में मिलता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत भी अरबी भाषा में ही लिखा गया है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये सब देख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया है। इसके बाद हमारा है फ्रांसिस बर्नियर। क्या है? फ्रांसिस बर्नियर। तो फ्रांसिस बर्नियर का जन्म फ्रांस के जोई नामक स्थान पर 1620 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसिस बर्नियर पेशे थे एक चिकित्सक थे, यानी कि एक डॉक्टर थे। फ्रांसिस बर्नियर औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। फ्रांसिस बर्नियर कब आए थे भारत? तो औरंगजेब के शासनकाल में ये भारत आए थे। कब आए थे? औरंगजेब के शासनकाल में, याद रखना। फ्रांसिस बर्नियर का यात्रा वृत्तांत जो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में मिलता है। इसके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, आगे देखो अगला क्या है हमारा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। देखो भाई, जैसे मेगास्थनीज ये यूनानी देश के थे। इसका यात्रा वृत्तांत का नाम इंडिका है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। उसी प्रकार से देखो हमारा अगला क्या है? अगला है फाहियान। फाहियान ये चीन के निवासी है। इसका यात्रा वृत्तांत जो है फाहियान की यात्रा में मिलता है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय बोलो या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलो, इन्हीं के शासनकाल में ये भारत आए थे। यहाँ पर एक है ह्वेनसांग, ये भी चीन के हैं। मार्क पोलो जो है ये इटली के है, इटली वेनिस के। निकोली कॉन्टी ये भी आपके इटली के हैं। अब्दुल रज्जाक ये आपके ईरान के हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर आपका आगे एक है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर का जन्म 1605 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था। वह पेशे से जोहरी था, जोहरी। बैप्टिस्ट टेवर्नियर शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में उसने 6 बार भारत की यात्रा की। देखो यहाँ पर शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में इन्होंने 6 बार भारत का यात्रा किया था। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। देखो पहला क्वेश्चन कि निम्न में से महिला संधि थी, तो ये सब के सब महिला ही है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाओ, आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि कराइकल अम्मायार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो ये शिव जी के भक्त थे। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो अंडाल। कौन? अंडाल। मीरा जो थी वे कृष्ण को अपना पति मानते थे और यहाँ पर अंडाल जो है वो विष्णु को अपना पति मानते थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रैदास, कबीर, धन्ना, पिप्पा, ये सब के सब, इनमें से सभी हो जाएगा। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो जहां आरा ने क्या है? किसने क्या है? जहां आरा ने क्या है। पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। पुष्टिमार्ग की स्थापना किसने की है? तो वल्लभाचार्य ने किया है। देखो स्थापना क्या है? वल्लभाचार्य ने। और पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को, याद रखना। तलवंडी जिसको बोलेंगे ननकाना साहिब, किसका जन्म स्थान था? तो नानक का, गुरु नानक का। किसका? नानक का, गुरु नानक। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सब के सब महाराष्ट्र के संत थे। तीन में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलो, आगे देखो निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, तो यहाँ पर रबिया इसका आंसर हो जाएगा। बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा फरीदुद्दीन गंज ए सकर। क्या हो जाएगा? फरीदुद्दीन गंज ए सकर। आगे चलो, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। कौन गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले गए थे। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो बिहार में। बिहार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाहन पूजे हरि मिले, ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये कबीर जी का है, कबीर ने ये बोला है। शंकराचार्य का मत है, तो अद्वैतवाद हो जाएगा, अद्वैतवाद।
निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये चिश्ती, क्या हो जाएगा? चिश्ती सूफी सिलसिला। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में, बनारस में हुआ था। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो ये चिश्ती से है, चिश्ती संप्रदाय से है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा वल्लभाचार्य, क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य इसका आंसर होगा। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो नक्शबंद, क्या हो जाएगा? नक्शबंद हो जाएगा। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद कहा गया है। बंगाल के प्रसिद्ध संत, यहाँ पर संत होगा, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप संत कर लेना। संत कौन थे? कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे, याद रखना, चैतन्य महाप्रभु इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो गुरु नानक का हो जाएगा। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामानंद यहाँ पर इसका आंसर होगा। आगे चलो भाई, आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद ही होगा, रामानंद ने। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर जी का। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर का जो उपदेश है वह बीजक में है। किसमें है भाई? बीजक में है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम अच्छे से आप कर लो। आगे आओ, आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो रामानंद ही लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? रामानंद ही लेकर आए थे। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? कौन नहीं है? मीराबाई। मीराबाई सूफी संत नहीं है, बाद में सबके सब सूफी संत है। कबीर का कब्र कहाँ है? तो मगहर में है। कबीर की मगहर में मृत्यु हुई थी। मृत्यु यहाँ पर छूट गया है, मृत्यु आप लिख देना, मृत्यु हुई थी, मगहर में मृत्यु हुई थी। मृत्यु, इनका कब्र कहाँ है? मगहर में है, याद रखना इस बात को। आगे चलो, क्या है कि खानका माने क्या होता है? खानका माने होता है दरगाह या फिर मठ, यानी मुसलमान या फिर फकीरों, साधुओं अथवा धर्म प्रचारकों के ठहरने का या फिर रहने का जो स्थान होता है उसी को खानका बोला जाता है। खानका का अर्थ क्या होता है? तो इसको बोलेंगे आश्रम बोलेंगे। अब देखो हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला क्या है कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। देखो ये जो विजयनगर का ये जो साम्राज्य है इसका स्थापना 1336 में हुआ है। किसने किया है? दो भाई मिलके, एक का नाम है हरिहर, दूसरा का नाम है बुक्का, और ये दोनों संगम वंश से थे। किस वंश से थे? संगम वंश से थे, याद रखना। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोली कांटी हो जाएगा। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। गोपुरम का संबंध किससे है? तो भाई मंदिर से है। मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम बोलते हैं। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम बोला जाता है। हरिहर बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो 1336 में। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई तो हम्पी के नाम से। आमुक्त मल्याद किसने लिखी? तो कृष्णदेव राय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, देख लो। आगे देखो, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? तो निकोली कांटी हो जाएगा। निकोली कांटी ने क्या था? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो विजयनगर राजवंश से ही, मतलब विजयनगर राजवंश में ही तेनालीराम रहते थे। आप तो ये मतलब सीरियल भी देखे होंगे टीवी वगैरह में। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी विजयनगर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में हुआ था। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है? तो अपने आप को राय कहा है, ठीक है। क्या कहा है? राय कहा है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर। देखो दो व्यवस्था है यहाँ पे, एक है अयंगर व्यवस्था और एक है नायंकर व्यवस्था, और ये दोनों विजयनगर साम्राज्य से ही क्या है? संबंधित है, मतलब ये विजयनगर साम्राज्य से ही ये रिलेट करते हैं। आगे चलो, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान कहलाता था। इसको क्या बोलते थे? अमरम बोलते थे। क्या बोलते थे? अमरम। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लेकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो हो जाएगा अफनासी निकेतन। क्या हो जाएगा? अफनासी निकेतन हो जाएगा। आगे देखो, अफनासी निकेतन ने अपना यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र की यात्रा नाम से लिखा है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिबिदेव। किसको बोला जाता है? जीएस लिबिदेव को बोला जाता है। किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? तो अफनासी निकेतन हो जाएगा। और उनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है 3 समुद्रों की यात्रा। क्या है? 3 समुद्रों की यात्रा। आगे चलो, राजा मझोले कद का है? मोटा होने की अपेक्षा
पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये बोला है डोमिंगोस पेज ने। किसने? डोमिंगोस पेज ने बोला है। क्वेश्चन 22 क्या है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो डोमिंगोस पेज ने ही दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अपना यात्रा वृत्तांत क्या है? मतलब साधन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो अब्दुल रज्जाक। क्या हो जाएगा? अब्दुल रज्जाक हो जाएगा। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अफसानी निकितन भी था और फरनाओ नूनिस भी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखो। सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेटन एम्पायर में किन विदेश यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? तो डोमिंगोस पेज और फरनाओ नूनिज का। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो सबके सब पुर्तगाली है। एडवर्डो बारबोसा, डोमिंगोस पेज और फरनाओ नूनिज, सब इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है किसान जमींदार और राज्य। किसान जमींदार और राज्य देख लो। पहला क्वेश्चन है कि आईन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये अबुल फजल ने किया है। किसने? अबुल फजल। याद रखना, देखो आईन ए अकबरी बोलो या फिर अकबरनामा बोलो, बात एक ही हुआ, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने ही लिखा था। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लो अच्छे से। क्या है कि अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईन ए अकबरी फारसी भाषा में लिखा। अकबरनामा 3 खंडों में बटा हुआ है। अकबरनामा 3 खंडों में बटा है और आईन ए अकबरी 5 खंडों में बटा हुआ है। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज द्वारा किया गया। आईन ए अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद ब्लासमैन तथा जेरेड द्वारा किया गया। ब्लासमैन ने आईन ए अकबरी का प्रथम खंड 1873 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित किया और दूसरा खंड 1891 में प्रकाशित किया गया। और दूसरा खंड जो है, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो भाग है 1891 में। तृतीय खंड तृतीय खंड एच.एस. जेरेड महोदय ने 1894 ईस्वी में प्रकाशित किया। अबुल फजल के ग्रंथ अकबरनामा ग्रंथ का तृतीय खंड आईन ए अकबरी कहलाता है। देखो जो अकबरनामा है, अकबरनामा देखो मैंने आपको क्या बोला कि अकबरनामा का 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। और ये जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आईन ए अकबरी बोलते हैं। थर्ड पार्ट को क्या बोला जाता है? आईन ए अकबरी बोला जाता है, जो कि फिर से और 5 भागों में ये बटा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन देखो आगे। अकबरनामा में आईन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो ये सभी हो जाएंगे, बेवरिज, जेरेड, ब्लैकमैन, सब हो जाएंगे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था। किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो अकबर ने प्राप्त किया था। अकबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलो। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने। साम्राज्यवादी इतिहासकार है तो W.H. मोरलैंड हो जाएगा। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था तो पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। पोलज भूमि, पर्ती भूमि, छच्छर या चाचर भूमि और बंजर भूमि। 4 पार्टों में बांटा गया है भूमि को। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स है। दाइने साला, तो आईन ए अकबरी से पता चलता है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ यानी भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। टोडरमल ने आईन ए दहसाला आज्ञा पत्र जारी किया। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। देखो अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसे दीवान ए अशरफ कहा जाता है। दीवान ए अशरफ या फिर वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था, याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ा था कितना? 5 करोड़। कितना बढ़ गया था? 5 करोड़ लगभग बढ़ गया था। क्या है? अबुल फजल कृत आईन ए अकबरी में किस शासक का वर्णन है? तो अकबर का। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने किया था, अभी बताया गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। ठीक है। आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। आईन ए अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने किया था। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए आपका जो तीसरा बुक का जो सबसे पहला जो चैप्टर जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक डॉक्टर थे, एक चिकित्सक थे। चिकित्सक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पर नोट करके लिख दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि फ्रांसिस बुकानन न एक इतिहासकार थे और न ही सर्वे अधिकारी थे, बल्कि वो एक चिकित्सक थे यानी कि एक डॉक्टर थे। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन कभी कभार कुछ इस प्रकार से दे देता है, यानी कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। यहाँ पर देखो भाई आपका चिकित्सक तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, चिकित्सक ऑप्शन में तो है ही नहीं। अगर सपोज इधर मान के चलो कि चिकित्सक ऑप्शन में नहीं है
और अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं अगर दिया है तो आप इनमें से कोई नहीं पे टिक कर देना। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका चिकित्सक भी नहीं है और इनमें से कोई नहीं भी नहीं है तो पहला बात, ये तो सैनिक थे ही नहीं, गायक तो थे ही नहीं, अभियंता तो थे ही नहीं, लेकिन सर्वेक्षक हम लोग बहुत हद तक बोल सकते हैं, तब आप वहां पर सर्वेक्षक के ऊपर आप टिक कर देना, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है, तो एनाल्स हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है, तो संथाल यहाँ पर जनजाति के बारे में पता चलता है। संथाल विद्रोह का नेता था, कौन था, तो सिद्धू कान्हू, आप जानते होंगे। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है, तो 5वीं रिपोर्ट। क्या हो जाएगा, 5वीं रिपोर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मुनरो एवं रीड। क्या हो जाएगा, मुनरो एवं रीड इसका करेक्ट आंसर होगा। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो मार्टिन वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्टिन वर्ड के द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त यहां पर लागू किया गया था। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकारी प्राप्त कर लिए, तो बक्सर की युद्ध, बक्सर का लड़ाई, बक्सर का युद्ध। दामिन ए को क्या था, तो भूभाग, मतलब जमीन का टुकड़ा आप बोल सकते हो। दामिनी को का मतलब होता है भूभाग या फिर जमीन का टुकड़ा बोलो। आगे देखो, कार्नवालिस कोड बना, कब बना था, तो 1793 में। कार्नवालिस कोड कब बना था, 1793 में बना था। भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस जनरल के काल में हुआ था, तो जनरल रिपन के काल में हुआ था। आगे देखो भाई, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, तो ये 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। देखो यहाँ पे दक्कन दंगा आयोग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है, पहला कि दक्कन दंगा आयोग किसानों की ऋणग्रस्तता से संबंधित है, मतलब लोन से जो ग्रस्त थे किसान उसको लेकर ये मतलब संबंधित है। दक्कन दंगा आयोग की स्थापना 1875 में की गई, जिसने 1878 में ब्रिटिश संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1875 में जो अभी देखो यहाँ पर जो लोन से जो ग्रस्त थे किसान, इसको लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट 1878 में प्रस्तुत किया जाता है और यहाँ पर 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित किया जाता है। आगे चलो भाई, आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या है, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है, तो यहाँ पर सब हो जाएगा। बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, सब यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा था। उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, इसको मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान विद्रोह 1899 में शुरू हुआ था। देखो, बिरसा मुंडा को धरती आबा या फिर जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है, ये सब याद रखना। धरती आबा के नाम से कौन जाने जाते हैं, बिरसा मुंडा जाने जाते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, तो किसान। कौन होता था, किसान होता था। स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किससे, तो कार्नवालिस। ठीक है, कार्नवालिस से, जो लॉर्ड कार्नवालिस थे उनसे जुड़ा हुआ था। नाम है भाई, एक व्यक्ति का नाम है ये। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ है आपका 1600। कब, 1600, 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो बंगाल में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। कब लागू किया गया था ये भी देख लो, कहाँ लागू किया गया था ये भी देख लो, और किसने लागू किया गया था ये भी देख लो। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, 22 मार्च 1793 को किया था, और कहाँ किया था, बंगाल में किया था। आगे देखो, महालवाड़ी व्यवस्था किसके अवधि के दौरान शुरू की गई थी, तो लॉर्ड बेंटिक या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी आप बोल सकते हो। ठीक है, किसको बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर होगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली, और इसमें से थे वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत का खोज किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान किसने प्रदान की, तो शाह आलम द्वितीय ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। आगे देखो, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप देख लो क्या है क्या नहीं है। क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि में स्थायी बंदोबस्त लागू किया है। महालवाड़ी व्यवस्था को अधिनियम 7 भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। 1 मई 1793 को कॉर्नवालिस कोड बना। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन। चलो भाई, हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखो क्या है क्या नहीं है। पहला है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई कब, तो 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था,
तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय भी बने, और 1858 में क्या होता है, भारत के पहले वायसराय भी बनते हैं। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? तो कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है, बिल्कुल सही है। घी, आटे और शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है, बिल्कुल सही है। गांव में चपातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो 4 है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1857 की गदर को किसने क्रांति कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने इसको क्रांति कहा है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अशोक मेहता ने लिखा है। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको छबीली, मनु, मणिकर्णिका, ये सभी नामों से ये जाने जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो काशी में इनका जन्म हुआ था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। देखो, अवध को क्या बोला जाता है? बंगाल आर्मी की पौधशाला। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस, इसका करेक्ट आंसर होगा। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? पटना में किया था। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीजें समझना है आपको। पीर अली ने किया है। किसने किया? पीर अली ने। देखो, जब पीर अली को अंग्रेजों ने फांसी दे दी तब पटना के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। पहले कर रहे थे पीर अली, और जब पीर अली को फांसी दे दिया जाता है तब कौन कर रहे थे? तो यहाँ पर करने लगे उसके बाद कुंवर सिंह। इस बात का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलो, बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको बता दिया। क्या है? व्यवगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी से है। डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत दिया। ये जो व्यवगत का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? डलहौजी से संबंधित है, याद रखना। ये देखो, व्यवगत का सिद्धांत क्या है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी पूरी संपत्ति अंग्रेजों का हो जाएगा। इसे व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहते हैं। इसे हड़प नीति भी बोलते हैं, इसे विलय नीति भी कहा जाता है। देखो, इसी का नाम है। इसको व्यवगत का सिद्धांत बोलो, हड़प नीति बोलो, या फिर विलय नीति बोलो, ठीक है। आगे देख लो, आगे क्या है। बिहार में 1857 की विद्रोह का प्रमुख नेता था या फिर थी? तो कौन था भाई? तो कुंवर सिंह हो जाएगा। सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो शेख रमजान ने किया था। शेख रमजान ने किया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? तो 222 दिन तक। कितने दिनों तक? 222 दिनों तक रहना पड़ा था। और कब शरण लिया था? तो 22 जून 1857 को लिया था। कब लिया था? 22 जून 1857 को लिया था। आगे देखो, आगे क्या है कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? तो बख्तवली, मर्दन सिंह, बोधन दोआ, सबने, इनमें से सभी ने, ठीक है। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? तो यूरोज ने किया। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ? तो झांसी में हुआ था। कहां पे हुआ था? झांसी में हुआ था। आगे देखो, क्या बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहां पर हुआ? तो कानपुर में हुआ। तांता टोपे को किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई? तो शिवपुरी में इनको फांसी हुआ था। शिवपुरी में फांसी दे दिया गया। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? कौन गया था भाई? तो नाना साहब भी और बेगम हजरत महल दोनों। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। कहां से? हुमायूं के मकबरे से। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो कोल्हापुर, सतारा, पुणे, इन सभी जगहों पे। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो ताईबाई, अजीनन, शिलादेवी, सबने, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें सभी। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। महारानी बैजाबाई सिंधिया ने किया था। आगे देखो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लो। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। खूब लड़े मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है, ठीक है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान इस लाइन को लिखे हैं। आगे देखो, अगला चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो गुजराती भाषा में। और आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। यहाँ पर अगला कि अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो रस्किन। रस्किन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। ये भी याद रखना आप लोग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आ जाओ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो 1915 को ये वापस आए थे। 1915 को वापस आए थे। अब फिर आगे देखो क्या क्या कांड करते हैं आके।
चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 को, खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 को, अहमदाबाद सत्याग्रह भी होता है 1918 को। चंपारण होती है जो सत्याग्रह ये किसानों के लिए है, खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों के लिए है, और जो अहमदाबाद सत्याग्रह ये मिल के मजदूरों के लिए किया गया था। आगे आ जाए, आगे देखो आगे क्या है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से है। चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इसमें 22 पुलिस कर्मचारी को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, ठीक है। तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। क्या 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई, तो बाल गंगाधर तिलक का हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सर की उपाधि किसने वापस की थी, किसने वापस किया था सर का उपाधि को, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। नमक कानून किसने तोड़ा, महात्मा गांधी ने तोड़ा। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, तो राजकुमार शुक्ल। ये आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा था इंडिगो चैप्टर में, ठीक है। 13 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था, तो मनु बोलो या फिर मोनिया बोलो, ये था उनके बचपन का नाम। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, तो 1920 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था, और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आगे चलो। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, तो 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की। बंगाल के विभाजन 1905 में हुआ है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना 13 अप्रैल 1919। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से आरंभ हुआ, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942, यानी कि 1942। आप यहाँ पर केवल ईयर बोलो, ईयर ही पूछा जाता है। काला कानून किसे कहा गया है, तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1932, यानी कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसको पुनः पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया, तो अल हिलाल। क्या हो जाएगा, अल हिलाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 1917 को शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट या फिर रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ, तो 1919 में यह भी पारित हुआ था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था, तो चंपारण में शुरू किया था, ठीक है। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था। दांडी किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया था, महात्मा गांधी ने ही किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से ही शुरू हुआ था, यानी कि नमक यात्रा से ही शुरू हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928। 1919 के अधिनियम को कहा गया है, तो इसको क्या गया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, और यहाँ पर CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, यानी कि 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने ही किया था। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप यहाँ पर एक करके देख लो क्या है क्या नहीं है। भगत सिंह को शहीद आजम कहते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहां पर पेश हुआ था, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 241 मील यानी कि 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी की, एवं 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रातः दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब देख लो। फिर आगे है आपका खिलाफत आंदोलन, तो 1919-1920 में हुआ है। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया था। इस सम्मेलन में क्या 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कब हुआ है, कहाँ हुआ है, बस ये चीज पूछता है और ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। आगे देखो, दूसरी गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था आपका 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला था। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि उसके सभी नेता जेल में बंद थे। इसके बाद है आपका संविधान का निर्माण, जो आपका लास्ट वाला जो चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लो। देखो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को, और प्रारूप समिति के हमारे अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखो कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, और इसमें टोटल लगभग 24 लाख के आसपास पैसा खर्चा हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284। कुछ चीजों की याद रखना, टोटल सदस्य थे 389। कितने थे,
389। अब देखो 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, पहला बैठक होता है, पहला बैठक होता है। और इस पहले बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है, पहले बैठक का अस्थायी अध्यक्ष। फिर हमारा इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, दूसरा बैठक होता है, दूसरा बैठक होता है, दूसरा बैठक होता है, ठीक है। तो दूसरे बैठक में क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर क्या बनाया जाता है, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर इसके बाद होता है हमारे 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को होता है क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। ये सब चीज आप याद रखना। आगे देखो, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था, तो 24 मार्च 1947 को। निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी, तो ये सब सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सब के सब। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो देखो भाई मैंने आपको बता ही दिया अभी कि यहाँ पर अध्यक्ष जो थे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो यहाँ पर अगर अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष बोला जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। आगे आ जाओ, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन, तो ये इनमें से सभी पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्लिप्स, सबके सब यहाँ पर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के यहाँ पर नेतृत्व में इसको रेडी किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया, तो 24 मार्च 1947 को किया था, 24 मार्च 1947। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो 210 सदस्य। पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, 210। देखो कुल सदस्य था 389, इसमें से जो 389 था ना, इसमें से देखो ब्रिटिश प्रांत से था 292, चीफ कमिश्नरी से था 4 और देसी रियासत से था हमारा 93, यानी टोटल हमारा 389 सदस्य यहाँ पर टोटल था, ठीक है, 389 सदस्य था। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, हैदराबाद से कोई भी यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। आगे देखो, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो लियाकत अली। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को कार्यभार ग्रहण किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। ये सब भी देखो, जो पॉइंट बना हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेना। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ, 1946 में हुआ था। देखो एक बात याद रखना कि भारत देश का जो संविधान बना है, संविधान सभा का जो गठन हुआ है, किस मिशन के तहत हुआ है, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है और इसका गठन हुआ है 1946 को। कब, 1946 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी को मनाते क्या है, गणतंत्रता दिवस। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब, तो 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंततः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और जवाहरलाल नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें, तो संविधान में। किसमें निहित है, तो संविधान में ये निहित है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो कुछ यहाँ पर नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखो, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए जो आगे चलकर प्रस्तावना बना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर 29 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए थे। संविधान बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को। देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, लेकिन ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। देखो जो हमारा मूल संविधान था ना, मूल संविधान जो जिस समय संविधान बना था उस समय उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान समय का अगर बात करें, वर्तमान समय का, तो इसमें भाग अभी 25 है, अनुसूचियां इसमें 12 है, अनुच्छेद 448। देखो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को लेकर कहीं कहीं पर अलग अलग डाटा दिया हुआ है, फिर इससे आपको मतलब नहीं लेना है कि अनुच्छेद से लेकर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो भाग या फिर अनुसूची को लेकर ही आएगा। आगे आ जाओ, आगे देखो आगे क्या है, यहाँ पर देखो संघ सूची। जो संघ सूची होता है ना, इस पर केंद्र सरकार या फिर संघ सरकार कानून बनाते हैं। इसमें टोटल 97 विषय पर चर्चा होता है, जिसमें से सुरक्षा, वित्त, संचार, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब आते हैं। एक है हमारा राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं। इसमें 66 विषय है, जिसमें से भूमि, कृषि, पुलिस, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, ये सब हमारे आ जाते हैं। आगे देखो, एक है हमारे यहाँ पर समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसमें 97, इसमें क्या है 47, इसमें क्या है 47,
इसमें 47 विषयों पर चर्चा किया जाता है, जिसमें से कुछ है शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विवाह एवं तलाक, बिजली इत्यादि। तो ये देखो हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा हिस्ट्री का जो तीसरा बुक है ये भी खत्म हो जाता है। तो चलो ये हमारा आज का वीडियो था, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।